अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वो फैसला जारी कर दिया है जिसके हवाले से काफ़ी क्या सराहियाँ हो रही थी। हमने भी मुताद्दद वीडियोस की थी कि वो फैसला ताहाल जारी नहीं किया गया, जिसमें इंतखाबात के हवाले से अब ये तय पाया है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद इस तारीख पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कानून की या आइन की तशरीह किए बगैर एक सहूलतकार का किरदार अदा किया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पंचायत लगी और फिर फाइनली ये डिसाइड हो गया। जो मेरिट्स हैं उसकी तरफ अदालत गई नहीं, ना ही अदालत उस जानिब गई कि माजी में जो इंतखाबात नहीं कराए गए उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। और अगर तो अदालत ये कहती और ये करती तो वंस एंड फॉर ऑल ये मामला डिसाइड हो जाता और इसके बाद कम अज़ कम कोई आइन से इन्हराफ की कोशिश भी ना करता और ना ही इंतखाबात को डिरेल करने की आइंदा कोई ऐसी साजिश होती जो इस दफ़ा रचाई गई। बहरहाल जो मेन मुद्दा ये है कि गुज़िश्ता जो अदालत की जानिब से आखिरी समाअत हुई जिस पर अदालत ने यह फ़ैसला तहरीर भी करवाया। फ़ैसला तहरीर करवाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से मुतालिक कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी जो काफ़ी गैर ज़रूरी थी और कमरा अदालत में ओपन कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए पेमरा को ये कहा था कि वो अगर कोई क्या सराइयाँ या फिर आप कह सकते हैं कि शकूक व शुबहात पैदा करे सहाफ़ी मीडिया पर्सन इंतखाबात से मुतालिक या इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे क्योंकि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। और इस हवाले से काफ़ी तल्ख़ उन्होंने बातें कहीं। हुआ ये लुबे लुबाब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो ये अपने तहरीरी हुक्म में शामिल नहीं करवाई बातें जो अदालत में डिक्टेट करवाया। उसके बाद जो ऑर्डर था वो जारी नहीं हुआ। बावजूद इसके उसी शाम पेमरा की जानिब से एक डायरेक्टिव जारी किया गया और मीडिया को तंबीह कर दी गई कि बाज रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने गुज़िश्ता रात एक ऑर्डर जारी कर दिया फाइनली, और ऑर्डर जो है तकरीबन 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ही ये तहरीर किया है और इस ऑर्डर का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर पहले आपको पूरा ऑर्डर बता दें। इस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उस रोज़ कमरा अदालत में डिक्टेट नहीं करवाई गई, और सबसे अहम जो चीज़ें उस रोज़ कमरा अदालत में ऑब्जर्वेशंस की सूरत में कही गई थी उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश तो की गई है ऑर्डर के अंदर, मगर अब टोन चेंज है। कुछ लोगों का मानना है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अब यू टर्न ले लिया है। मुद्दा ये है कि जो फ़ैसला है उसकी तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, एक मिनट अजान का वक्फ़ा ले लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अदालत ये कहती है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा और इंतखाबात की तारीख है उस पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की कोशिश काबिल सताइश है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ के बाद भी इंतखाबात ना होने के बाद, अब जबकि इंतखाबात की तारीख का एक ऐलान हो चुका है अदालत की इंटरवेंशन के बाद, तो अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। असेंबली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। 7वीं मरदमशुमारी के बायस इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराना नामुमकिन था। मुश्तरका मफादात कौंसल को नई मरदमशुमारी की मंजूरी देने के लिए 4 साल लग गए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ। कहते हैं कि सदर मुमलिकत का 3 अप्रैल को असेंबली तहलील करने का जो फ़ैसला था वो गैर आइनी था। ये बात हो रही है वो तहरीक अदम एतमाद वाली। फिर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाना आइन के अंदर दर्ज है। यानी वज़ीर आज़म को हटाना जो है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उसको आइन का कवर हासिल है और इसमें कोई शक भी नहीं है। आइन वाज़े है कि मेंबरान असेंबली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने का हुक्म नहीं दे सकते।
सदर की जानिब से 3 अप्रैल को असेंबली तहलील करने से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी बहरान के पेश नज़र अज खुद नोटिस लिया। ये उस अज खुद नोटिस की बात हो रही है जो उसी रोज़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने तकरीबन 12 जजेस से मुशावरत के बाद लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार दिया। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ केस में एक जज ने लिखा कि सदर का असेंबली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। मोअज़्ज़िज़ जज ने सदर मुमलिकत के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई का मामला पार्लिमान पर छोड़ा। फिर आते हैं चीफ जस्टिस आगे की तरफ। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों में सदर को फरीक बनाया गया है। सदर आरिफ अलवी को ये जो दरख्वास्तें इस दफ़ा दायर की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी, उनमें सदर मुमलिकत को भी फरीक बनाया गया। इंतखाबात से मुतल्लिक एक दरख्वास्त में सदर मुमलिकत की ट्वीट का जिक्र है। अगर सदर का इंतखाबात बारे सोशल मीडिया पर पैगाम या ट्वीट दुरुस्त है तो इससे सवालात जन्म लेते हैं। अगर पैगाम सदर मुमलिकत का ही है तो क्या मुल्क को सोशल मीडिया से चलाया जा सकता है? आगाह किया गया अदालत को कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। सदर के ख़त और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई है। आइन और कानून में अदालत के पास इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 186 के तहत जो सदर के पास इख्तियार है वो है रेफरेंस भेजने का, और रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में जब भेजा जाता है किसी भी कानूनी या आइनी मामले पर मुशावरत के लिए या राय मांगी जाती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहा जाता है। मगर हमने जब इस पर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने ये कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ये नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आज खुद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट से राय तलब नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की सिफारिश पर या वज़ीर आज़म की डायरेक्शंस पर ही रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उसको वाज़ेह नहीं किया, मगर ये ज़रूर कहा कि सदर मुमलिकत ने उस वक्त ये नहीं किया। फिर ये कहा गया कि सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। कोई इदारा दूसरे की यानी कोई एक इदारा दूसरे इदारे की आइनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के अमूर में मुदाखलत नहीं की। पूरा मुल्क इंतखाबात की तारीख के लिए तशवीश में मुब्तला था। कुछ लोगों को खदशा था कि शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तारीख के तयन में सहूलत कारी की। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस खुद अपने हुक्म में ये लिख रहे हैं कि उन्होंने महज एक सहूलतकार का किरदार अदा किया है। आइनी ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। आइन पर अमल करना हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान आइन के तहत अपने हलफ के पाबंद हैं। आइन पाकिस्तान को 50 साल हो चुके। किसी आइनी इदारे या ओहदेदार के पास आइन से आशना ना होने का कोई उज़र नहीं है। आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शब खून मारा गया था। आइन पर शब खून मारने की हमेशा दूररस नताइज जो हैं या असरात मुरतब होते हैं, और आइन पर शब खून मारने से सीखना होगा कि इसके अवाम और मुल्की जोग्राफियाई हदूद पर मनफी असरात पड़े। वक्त आ गया है कि अदालतें गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा ना बने। अवाम का हक है इंतखाबात हों और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख़ 8 फरवरी पर तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक हैं। सदर से इत्तेफाक के बाद इंतखाबात की तारीख़ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल्स के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल होते हैं सूबाई सीनियर लॉ अफसरान, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होते हैं वफाक के, इसी तरह एडवोकेट जनरल हर सूबे का होता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं
कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो अब बहरहाल इसके बाद में आते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जमहूरियत पर एतमाद की कमी से अवाम की शमूलियत के साथ वोटर टर्नआउट कम होता है। यूरोपीय पार्लियामेंट की तहकीक के मुताबिक गलत मालूमात फैलाने से जमहूरियत मुतासर होती है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ, मैं जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका तसलसल बाद में बनेगा। यहाँ पर अदालत ये कहती है कि आइन का जो आर्टिकल 19 है वो मीडिया को आज़ादी फराहम करता है विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ पाबंदियाँ भी हैं, कुछ हदूदो क़यूद भी हैं मीडिया के लिए। लेकिन बाज़ सहाफ़ियों ने इस आज़ादी को गलत मालूमात और झूठा बयानिया फैलाने का लाइसेंस समझ लिया है। जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए झूठा बयानिया बनाया जाता है। पेमरा का कानून ऐसे मवाद की, ऐसे कंटेंट की नशरियात से रोकता है जो लोगों को उकसाए। सुप्रीम कोर्ट उन सहाफ़ियों को सराहती है जो दयानतदारी से अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अब यहाँ पर ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर एक वावेला मचा, एक तूफ़ान खड़ा हुआ, जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुतालिक बातें कही थी। और अब जो बातें उस रोज़ उन्होंने कमरा अदालत में कही वो तो उन्होंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं की, मगर उससे ज़रा अमेंड करके, ज़रा लफाजी बेहतर करके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको सेट किया है। और अब यहाँ पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी उन ऑब्जर्वेशंस को जो उस रोज़ उन्होंने कमरा अदालत में दी थी। वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत पर एतमाद की कमी से अवाम की शमूलियत के साथ वोटर का टर्नआउट जो है वो कम होता है। यूरोपीय पार्लियामेंट की तहकीक के मुताबिक गलत मालूमात फैलाने से जमहूरियत मुतासर होती है। यूरोपीय पार्लियामेंट की तहकीक के मुताबिक गलत मालूमात से सोचने की आज़ादी और प्राइवेसी के हक़ को ख़तरात लाहक होते हैं। और फिर यूरोपीय पार्लियामेंट की तहकीक के मुताबिक गलत मालूमात से मुआशी, समाजी और सकाफ़ती हकूक़ ख़तरे में पड़ते हैं। यूरोपीय पार्लियामान की तहकीक के मुताबिक गलत मालूमात से आज़ादाना और साफ शफाफ इंतखाबात पर भी हर्फ आता है। गलत मालूमात की वजह से डिजिटल कशीदगी और तशद्दुद में इजाफ़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट सच्चाई के साथ पेशा वाराना तौर पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले सहाफ़ियों की सताइश करती है। मामले की अहमियत को सामने रखते हुए इस फैसले का उर्दू में भी तर्जुमा जारी किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये ऑर्डर जो जारी किया गया है, इसमें बेशक जो बातें हैं उन्होंने ठीक की हैं, जो उनका काम है उन्होंने वो करना है, मगर बज़ाहिर नज़र ये आता है कि मीडिया पर उन्होंने अपना जो गम व गुस्सा उस रोज़ कमरा अदालत में निकाला, उससे अब वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। और इसकी मुझे जो समझ में आती है वजह, वो है वो बैकलैश जो उनको फेस करना पड़ा उन 24 घंटों के दौरान, जब ये उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी और जब तक ऑर्डर जारी नहीं किया। और फिर ऑब्वियसली जब ऑर्डर आया और हमें भी ये अंदाज़ा था कि इस ऑर्डर के अंदर अब कुछ वजाहत आ सकती है, और वो वजाहत आ गई है। यहाँ पर वो सराह रहे हैं, और यहाँ पर अब पेमरा का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ एक बात बताई है कि पेमरा कर सकता है, कानून है पेमरा का। तो मुनासिब यही होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपने फ़ैसले के ज़रिए ही बोलते, जैसा कि अक्सर जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहा करते थे कि जजेस का काम अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलना है, ना कि रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए। और यही चीज़ आज तमाम जजेस को सोचना होगी कि उस वक्त फ़रत जज्बात में आकर वो काफ़ी कुछ कह देते हैं, और फिर वो जो कहते हैं उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। मगर कई इदारे बड़े बहादुर होते हैं, पेमरा जैसे, जो महज ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने ख़ुद सुनी भी नहीं होती, टीवी चैनल्स पर या अखबारात में पढ़कर ही उस पर डायरेक्टिव्स जारी कर देते हैं। इनको हम शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार कहते हैं। अब उस डायरेक्टिव की क्या हैसियत रह गई है जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद अपने फ़ैसले में वो बातें जो उस रोज़ उन्होंने कमरा अदालत में कही थी वो नहीं दोहराई। तो होता तो यही है, अक्सर ये बात कही जाती है कि जजेस को अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए। अब हमें ये बात समझ में भी आ रही है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात का अमल यकीनी बनाने में किरदार अदा किया है, बेशक काबिल सताइश है, मगर ये बात भी सच है कि जो टफ़ टाइम इनके प्रेडेसेसर उमर अताब बंदयाल साहब को मिला था, जो हुक्म देने के बावजूद इंतखाबात पर, जो इंतखाबात के हवाले से फ़ैसले थे उन पर अमल दरामद नहीं करा सके थे। और वजह ये थी कि जो आइनी इदारे थे, मुल्क के अहम इदारे थे, वो उनके फ़ैसलों को मानने से गुरेज़ा थे।
और अब की बार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वो टफ़ टाइम मिल ही नहीं रहा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अभी इंतखाबात की तारीख़ मांगी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आज खुद आकर ऐलान कर दिया कि हम इंतखाबात करा रहे हैं। क्रेडिट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिल गया, बहरहाल अच्छी बात है। उन्होंने इस मामले को टेकअप किया, ये भी देखा कि मामला टेकअप कितने अरसे के बाद हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, जो असल बात थी उस तरफ चीफ जस्टिस गए नहीं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 48(5) की तशरीह करने से गुरेज किया। ऑब्वियसली इस वजह से क्यों उन्होंने लार्जर बेंच नहीं बनाया था, 3 रुकनी बेंच था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब सिर्फ लार्जर बेंच जो है 5 रुकनी या उससे बड़ा वही आइन की तशरीह कर सकता है। और आइन की तशरीह अगर हो जाती तो फिर मामलात थोड़े से मज़ीद आगे बढ़ते और मालूम होता कि क्यों कर इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि आइन से इनहराफ तो किया गया है। 90 रोज़ से आगे आप नहीं जा सकते, क्यों कर इदारे गए हैं। बेशक मरदमशुमारी का बहाना होगा, बहुत सारी वजूहात होंगी, मगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा अहम सवाल था। अदालत ने उसको फिल वक्त एड्रेस नहीं किया। बेशक वक्ती तौर पर एक अच्छी खबर आ गई है इंतखाबात की तारीख के ऐलान की सूरत में, मगर आज भी ये ख़दशा है कि आइंदा ये जो इस दफ़ा हुआ है इंतखाबात के मामले पर वो हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब की बार कोई सख्त ऑर्डर जारी कर देती और ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करती जिन्होंने उस वक्त अपना जो आइनी किरदार था वो अदा नहीं किया, जो आइनी ज़िम्मेदारी थी अदा नहीं की, चाहे वो सदर मुमलिकत हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सियासी जमातें हों जिन्होंने इस इंतखाबी अमल में रोड़े अटकाए। बेशक उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ सकती है, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM की तमाम जमातें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मगर एक दफ़ा इस मामले को डिसाइड ज़रूर करना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।